डियर स्टूडेंट्स, इस बार आप लोगों के है बोर्ड एग्जामिनेशन देने की बारी, इसलिए डी सर चैनल के साथ मिलकर कर लीजिए अपनी पूरी तैयारी। तो कुछ इसी उद्देश्य के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के जो बच्चे हैं इकोनॉमिक्स के, वे सभी लोग इस वीडियो से तुरंत जुड़ जाएँ और साथ ही साथ इस वीडियोज़ का जो लिंक है वो भी अदर अपने फ्रेंड्स पर शेयर कर दें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। सभी जो देखिए जो प्रश्न शामिल किया गया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आइए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हम लोग का पहला प्रश्न है इसमें, एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं। दिया गया जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है उपयोगिता, ऑप्शन नंबर ब है उपभोग, ऑप्शन नंबर स है कीमत, ऑप्शन नंबर द है उत्पाद। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और जो है आपका उपयोगिता ये करेक्ट हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर अ है वो राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की और दूसरा हम लोग का प्रश्न है, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे कहते हैं। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जो दिया गया आपका ऑप्शन है, आइए देखते हैं उनको। ऑप्शन नंबर अ है खरीदने की इच्छा, ऑप्शन नंबर ब है वस्तु की मांग, ऑप्शन नंबर स है वस्तु की पूर्ति, ऑप्शन नंबर द है वस्तु की मात्रा। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो ब दिया हुआ आपका ऑप्शन है वस्तु की मांग, तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन से यदि आप सभी लोगों को करना है अच्छे से फाइट, तो डीजे सर चैनल ही आप सभी लोगों के लिए है राइट। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अपने इस उद्देश्य को हम लोग सार्थक भी बनाएंगे एक दिन, देखिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। जो दिया गया आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है एक व्यापारी द्वारा गेहूं की कीमत का निर्धारण। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया, देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव। ऑप्शन नंबर स है एक उपभोक्ता का संतुलन और ऑप्शन नंबर द दिया गया किसी एक फर्म में उत्पादन की मात्रा। तो देखिए तीसरे प्रश्न में जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव। तो देखिए यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही विषय वस्तु नहीं है। जबकि इसके अलावा देखा जाए ऑप्शन हो गया जो आपका, ठीक है, स हो जाएगा, द हो जाएगा, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। जबकि तीसरे का बी जो होगा, देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव जो होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड के साथ ही साथ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है और डीजे सर चैनल आपके साथ रहने वाला है, तो इसलिए इस चैनल का लिंक अपने इकोनॉमिकल वीकर फ्रेंड्स पर भी ज़रूर शेयर कर दें और साथ ही साथ उन लोगों पर ज़रूर शेयर करें जो कि रेगुलरली जो अपने फीस को प्रोवाइड नहीं कर पाते या कहीं पर कोचिंग वगैरह ज्वाइन की संस्था जुड़कर तैयारी नहीं कर पाते हैं। चौथे प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, फर्म के संतुलन हेतु आवश्यकता शर्त होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फर्म के संतुलन हेतु आवश्यकता शर्त होती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर अ है सीमांत आय इज इक्वल टू औसत आय, ऑप्शन नंबर ब है सीमांत आय इज इक्वल टू सीमांत लागत। अगर ऑप्शन नंबर अ ब देखिए हो गया, स जो हो जाएगा इन दोनों ही ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन नंबर जो अ ब स द हो जाएगा जो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर अ दिया गया है सीमांत आय इज इक्वल टू औसत आय, ब दिया गया है सीमांत आय इज इक्वल टू सीमांत लागत, सीमांत लिखा हुआ है सीमांत समझिए इसको, सीमांत आय इज इक्वल टू सीमांत लागत। और ऑप्शन नंबर स जो दिया गया है, लिखा नहीं गया है यहाँ पर, दोनों हो जाएगा इनमें से सभी। और ऑप्शन नंबर जो इसमें द हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। सीमांत आय इज इक्वल टू जो होता है लागत आय, यही फर्म के संतुलन के लिए एक आवश्यक शर्त है। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यह राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न की ओर। लेकिन पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को भी ज्वाइन ज़रूर कर लें क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सभी के डेट आने वाले हैं
और डीजे सर चैनल आपके साथ रहने वाले हैं, इसलिए चैनल को अपने साथ जोड़ कर रखें इस समय, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ऐसा मेरा दावा है आप लोगों के लिए। तो पांचवा देखिए आपका प्रश्न है, भारत में 500 रुपये तथा 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में ये एक है। 500 और 1000 रुपये के नोट विमुद्रीकरण का मतलब हो गया नोटबंदी जो आई थी आपकी, ये बहुत ही ऐतिहासिक घटनाओं में एक है, और कितनी बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित की हुई थी ये भी हम लोग अच्छे से जान रहे हैं। तो जो दिया गया आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है 2015, ऑप्शन नंबर ब दिया गया है 2016, ऑप्शन नंबर स है 2017, ऑप्शन नंबर द है 2018। तो देखिए 500 और 1000 की जो नोटबंदी हुई थी वो सन 2016 में हुई थी, ठीक है, और ये नवंबर के महीने में किया गया था। देखिए 2016 की यह घटना है। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब इसमें करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का काम नहीं है? जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर अ है बैंकों का बैंक, ऑप्शन नंबर ब है मुद्रा का निर्गमन, ऑप्शन नंबर स है साख नियंत्रण, ऑप्शन नंबर द है साख सृजन। तो देखिए केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों में देखिए बैंकों का बैंक तो इसे कहा ही जाता है, और मुद्रा का निर्गमन भी यहाँ से देखिए होता है, स जो होता है साख पर यह नियंत्रण भी रखता है, लेकिन साख सृजन इसका काम नहीं है। तो द प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो छठवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। साख सृजन जो है केंद्रीय बैंक का काम नहीं है। यदि आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में बनना है टॉपर, तो कभी भी मत ठुकराइएगा डीजे सर चैनल के क्लास का ऑफ़र, जो आपको रेगुलर मिल जा रहा है फ्री में। तो इसे आप रेगुलर ज़रूर करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और साथ ही साथ इसको शेयर ज़रूर करें। बस मेरी फ़ीस के रूप में आपको इतना काम करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना है। सातवां यही हमारी फ़ीस रहेगी। सातवें प्रश्न की हम लोग पढ़ते हैं। सातवां हम लोग का प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है? देखिए इसमें जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर अ है केंद्रीय बैंक करता है, ऑप्शन नंबर ब है सरकार करती है, ऑप्शन नंबर स है व्यावसायिक बैंक करता है, ऑप्शन नंबर द है इनमें से कोई नहीं। तो अर्थव्यवस्था में देखिए साख सृजन का जो काम होता है वो केंद्रीय बैंक का काम तो कभी नहीं होता है, क्योंकि अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में ही, छठवें नंबर में एक प्रश्न में ही, कि उस पर हम लोग बात किए हुए हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में साख सृजन कार्य जो होता है वो व्यावसायिक बैंक करते हैं। तो देखिए सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य देखिए होता है साख सृजन का कार्य करना। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। आठवां हम लोग का प्रश्न है, केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाती है? दिया गया जो आपका इस प्रश्न में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर ब है मौद्रिक नीति, ऑप्शन नंबर स है विदेशी विनिमय नीति, ऑप्शन नंबर द है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति। तो देखिए जो दिया गया प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है, केंद्रीय बैंक की जो नीति होती है वह मौद्रिक नीति कहलाती है। तो आठवें प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ब है वह करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो आप देख रहे हैं कि थर्ड स्टेज आया हुआ है कोरोना का, लेकिन आपके विद्यालयों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो रही है और सभी बच्चों को वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं। तो आप लोग वैक्सीन को ज़रूर लगवा लें, ठीक है, वह आपके लिए ही है हित में। और मैंने भी लगवाया हुआ, मैंने अपना सेकेंड डोज भी अभी देखिए 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट करवाया, 13 तारीख को या 12 तारीख या 13 तारीख को मुझे भी लगा है। सेकेंड डोज भी मैंने अपना कंप्लीट करवा लिया। तो इसलिए आप लोग अपने, अब तो आप सभी लोग को वैक्सीन लग रहा है, हम लोग तो कोविशील्ड हम लोग को लगा हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स इसे ज़रूर लगवाएं, ठीक है। बहुत से लोग अपना मनमानी भी कर रहे हैं, कुछ लोग सर्टिफिकेट कहीं से बनवा लें, तो ऐसा कार्य मत करिए। आपको अगर है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और भी जो लोग हैं, सभी लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अपनी पूरी करवाना है, तो आप लोग भी ज़रूर करवाएं। क्योंकि जब शासक आपके यहाँ का प्रमुख है, जो प्रधान नागरिक है, जब वो उन चीज़ों को ले चुके हैं, तो हम और आप में इसका विरोध करने का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। तो इसलिए वैक्सीनेशन को जरूर करवाएं, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन आप नहीं करवाए रहेंगे तो आप फिर बाद में एग्जामिनेशन में फंस सकते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, ताकि देखिए इसीलिए हो भी रहा है, वैक्सीनेशन हो जाएगा, देखिएगा आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन कराया जाएगा। भारत में हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। भारत में 1 रुपये या 100 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है? ऑप्शन नंबर अ है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर ब है केंद्रीय सरकार, ऑप्शन नंबर स है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर द इनमें से कोई नहीं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। देखिए, 1 रुपये का जो नोट होता है या 100 रुपये का नोट होता है, इसके निर्गमन का कार्य जो होता है केंद्रीय सरकार देखिए करती है, और साथ ही साथ भारतीय रिजर्व, देखिए इसको छापने का काम जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही होता है। लेकिन केंद्रीय सरकार जो होता है इसमें अपने वो भी मतलब इन दोनों का सम्मिलित रूप से देखिए कार्यभार होता है इसमें। तो 1 रुपये या 100 रुपये के नोट का निर्गमन जो होता है कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है, लेकिन केंद्रीय सरकार भी इसमें सहयोग देती है। तो देखिए ऑप्शन की अगर हम लोग देखा जाए तो 9वें का ब और स दोनों ही ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्रमशः ब और स दोनों को देख लीजिएगा आप, ये दोनों ही आपके राइट हो जाएंगे, क्योंकि ये सम्मिलित रूप से कहा जाता है। वास्तव में ऑप्शन जानते हैं क्या रहना चाहिए था इस प्रश्न का, भारतीय स्टेट बैंक हो गया आपका ऑप्शन नंबर अ, ऑप्शन नंबर ब हो गया केंद्रीय सरकार, ऑप्शन नंबर स हो गया भारतीय रिजर्व बैंक, और ऑप्शन नंबर द में रहना चाहिए था केंद्रीय सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये आपका प्रश्न राइट हो जाता। तो इसमें देखिए ब और स दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। आज के इस सेशन का हम लोग का यह अंतिम प्रश्न भी रहेगा। अर्थशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्न क्लास 12 के बच्चों के लिए ये अंतिम प्रश्न है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सकल घरेलू उत्पाद को अति लघु में भी आपसे पूछ सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए जिसे हम लोग जीडीपी भी बोलते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात होती है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर अ दिया गया किसी देश में गृहिणियों द्वारा किए गए कुल उत्पादन का मूल्य। ऑप्शन नंबर ब है घरेलू उपयोग के लिए किए गए उत्पादन का कुल मूल्य। ऑप्शन नंबर स है किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं व सीमाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन नंबर द है कृषि उत्पादन का कुल मूल्य। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं व सीमाओं का जो कुल मूल्य होता है उसे ही हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग जीडीपी भी बोलते हैं ना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म पूछे तो आप बता दीजिएगा, सकल घरेलू उत्पाद या तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे अर्थशास्त्र के क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्नों की आज की यह सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को ज्वाइन जरूर कर लें। मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 7। फिर से एक बार सुन लीजिए, मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 7। इससे आप ज्वाइन हो जाएं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दे सकें। और जो बोर्ड एग्जामिनेशन टॉपरों की लिस्ट बने वो कहीं ना कहीं से उसमें हम सभी लोगों के विद्यार्थी भी या हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे संस्था से, हमारे इस चैनल डीजे सर के जो फैमिली मेम्बर से कोई विद्यार्थी उसमें सम्मिलित हों या कई विद्यार्थी उसमें आगे जाएं, बढ़ चढ़कर लोगों का परसेंटेज आए, ताकि एक इंटरनल जो सेटिस्फैक्शन मिले हम लोग को, हमें भी मिले, आप लोगों को मिले, और हम लोग का जो ये रिलेशन है आप लोगों के बीच में जो वो बना रहें, और आप हमारे ऊपर भी विश्वास बनाए रखें और हम आप लोग के और बेहतर इसी तरह से कार्य करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बस छोटा सा एक हेल्प करना है। जो नंबर मैंने आपको बताया 950 690 285 7, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ जो वीडियोज़ का लिंक जो भी आपको मिल रहा है, जो भी अच्छी वीडियोज़ आपको समझ में आती हैं डीजे सर चैनल पर, तो उसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बांट दीजिए। ठीक है, बस इतना ही आपको हमारा हेल्प करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय ग्राह्य से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। और उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा एक सावधानी है जो भी इंजेक्शन लगवा लेते हैं बच्चे जो कोविड-19 का, तो कोविड-19 का जो इंजेक्शन लग जाता है जब आपको, तो उसमें थोड़ी सी बस एक आपको सावधानी बरतनी है। बस गर्म पानी आपको पीना है। ठीक है, 2 से 3 दिन जो है आपको ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है और गर्म पानी लेना है। और बुखार देखिए कभी कभी थोड़ा सा बहुत आएगा आपको, रात में थोड़ा बहुत यदि बुखार आता है तो आप उसके लिए छोटे mg का पैरासीटामॉल का छोटा खा सकते हैं। ठीक है, या तो बुखार कोई दवा ले लीजिए आप छोटा मोटा, और उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जो आप इंजेक्शन लेते हैं तो इंजेक्शन ले लेते हैं आप तो सीधा सीधा है आपका। ठीक है, तो आप अपना वैक्सीनेशन भी जो विद्यालय में लगाया जा रहा है, कराया जा रहा है, तो वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी तैयारी को भी आपने नियमित रूप से जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।